हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विद्यार्थी विजन पे। मैं जी सान अहमद आज आपको कराने वाला हूँ कक्षा 12वीं की समाजशास्त्र यानी सोशलॉजी, जिसमें हम पहली बुक भारतीय समाज को पढ़ रहे थे। और पहली बुक का बच्चों पहला चैप्टर, यानी ये है तो पहला चैप्टर पर पहला डिलीट है, तो आपका दूसरा चैप्टर हम पढ़ेंगे बच्चों भारतीय समाज की जनसांख्यिकी संरचना, जिसका पार्ट 1 हमने कर लिया। आज हम पार्ट 2 करने वाले हैं। पार्ट 1 में हमने बच्चों मोल्थस का जनसांख्यिकी वृद्धि सिद्धांत, साथ ही साथ में हमने क्या पढ़ा था, जनसांख्यिकी संक्रमण जो सिद्धांत के बारे में पढ़ा था, और हमने जनसांख्यिकी के बारे में पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे बच्चों भारतीय जनसांख्यिकी के से संबंधित जो महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है ना, या सामान्य संकल्पनाएं, उनके बारे में पढ़ेंगे, जिसमें जन्म दर, मृत्यु दर, प्राकृतिक वृद्धि दर, प्रजनन दर, शिशु मृत्यु दर आएगा बच्चों, या आयु संरचना, इन सभी के बारे में पढ़ने वाले हैं। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले आज का मोटिवेशनल कोट से बच्चों, अपनी नाकामियों को स्वीकार करो, अपनी गलतियों को देखो और उसमें सुधार करो। जिंदगी में कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और कोशिश सबसे ज़्यादा आपको किस में करनी है, समाजशास्त्र में। और समाजशास्त्र में बच्चों क्या करना है, अब की बार 90 पार आपको करना है। जी यकीन मानिए, बिल्कुल ही इजी सब्जेक्ट है, बस हम इस पे ध्यान नहीं देते। तो हमें क्या करना है, हार्ड वर्क नहीं करना है, स्मार्ट वर्क करते रहना है, और सोशलॉजी को साथ साथ में लेकर चलना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों अपनी क्लास को, जिसमें हम पढ़ेंगे जनसांख्यिकी की सामान्य संकल्पनाओं के बारे में। यानी जो डेमोग्राफी है ना, डेमोग्राफी, डेमोस मतलब लोग, ग्रेफिन मतलब वर्णन। तो जनसांख्यिकी में हम क्या पढ़ते हैं, लोगों के वर्णन के बारे में पढ़ते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, जो अधिकांश जनसांख्यिकी संकल्पनाएं होती हैं ना, वो अनुपात के रूप में होती हैं, और इसमें 2 संख्याएं शामिल होते हैं, है ना, इकाई से तथा दूसरी तुलना के लिए मानक का काम करती हैं। तो अधिकांश जो जनसांख्यिकी संकल्पनाएं हैं वो या दरों हैं, उनको अनुपात में अभिव्यक्त किया जाता है, और इन संकल्पनाओं में 2 संख्याएं शामिल होती हैं। एक का संबंध क्या होता है, विशिष्ट भौगोलिक या प्रशासनिक इकाई से होता है, तो दूसरी की तुलना के लिए मानक का काम हम करते हैं। यानी जितनी भी जनसांख्यिकी संकल्पना है ना, उसमें हम मैथमेटिक्स का जरूर इस्तेमाल करते हैं। बिना मैथमेटिक्स के हम बच्चों जनसांख्यिकी संकल्पनाओं को निश्चित नहीं कर सकते। जैसे कि आप जानते हैं बच्चों, यूरोप में सबसे पहले जनगणना कहाँ हुई थी, 1790 में अमेरिका में हुई थी। भारत में पहली जनगणना कब हुई, 1872 में हुई थी, और लेकिन अच्छे से कब हुई, 1881 में हुई थी। हम चीन की जनगणना को सबसे बड़ा क्यों नहीं मानते, क्योंकि वहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी है, और उसके वहाँ के आंकड़ों पे हम भरोसा नहीं करते। तो पहला कॉन्सेप्ट है बच्चों आज की क्लास का, उसका नाम है बच्चों जन्म दर। क्या नाम है, जन्म दर, यानी बर्थ रेट के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं, जन्म दर का मतलब होता है प्रति 1000 लोगों पे, प्रति 1000 लोगों के पीछे एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में जो जन्म लेते हैं, उनकी संख्या को हम क्या कहते हैं बच्चों, जन्म दर कहते हैं। और यदि आपसे पूछा जाए कि जन्म दर हम कैसे निकाल सकते हैं, तो जन्म दर बराबर होता है बच्चों, मल्टीप्लाई हमेशा 100 से करना है। नीचे आएगा बच्चों कि किसी विशेष क्षेत्र में एक वर्ष के मध्य टोटल जनसंख्या वहाँ पे कितनी, किसी विशेष क्षेत्र में जनसंख्या कितनी है, और ऊपर बच्चों आएगा कि जीवित जन्म लेने वाले बच्चों कैसे हैं। तो इसी से हम क्या निकाल सकते हैं, जन्म दर निकाल सकते हैं। तो जन्म दर प्रति 1000 लोगों पे एक वर्ष विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में जो जीवित उत्पन्न हुए बच्चों की संख्या को हम जन्म दर कहते हैं। दूसरा आता है बच्चों मृत्यु दर, यानी वही किसी विशिष्ट क्षेत्र में 1000 लोगों के पीछे जो मर जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, मृत्यु दर कहते हैं। यानी किसी विशेष एक क्षेत्र में निर्धारित अवधि के दौरान हुई मृत्युओं की संख्या को हम मृत्यु दर कहते हैं। और मृत्यु दर हमें पता कैसे चलता है बच्चों, परिवार की सूचना से। जो हमारे परिवार है ना, उसकी परिवार की सूचना से मृत्यु दर के बारे में पता चलता है। चाहे वो जन्म दर हो, चाहे मृत्यु दर हो, परिवार की सूचना से ही पता चलता है। और सूचना हम बच्चों गांव में कहाँ पर देते हैं, गांव में या तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होता है ना, ये या पुलिस थाना, या तो हम पुलिस स्टेशन या तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में दे देते हैं। और शहर में हम क्या कहते हैं, नगर पालिका, शहर में या तो नगर पालिका में या नगर निगम में आंकड़े दे देते हैं। तो आपने देखा होगा बर्थ सर्टिफिकेट और डेथ सर्टिफिकेट बनता है, इसी से सरकार को पता चलता है आपके जीवन और मृत्यु के
बारे में, यानी परिवार की सूचना जन्म और मृत्यु संबंधित आंकड़ों के लिए निर्धारित करते हैं और भारत सहित विश्व में अधिकांश देशों में कानूनी तौर पर जन्म और मृत्यु की सूचना प्राधिकरण देना जरूरी होता है। तो बच्चों, जन्म दर क्या है? किसी विशिष्ट क्षेत्र में 1000 लोगों के पीछे जन्म लेने वालों की संख्या को जन्म दर कहते हैं। और एक क्वेश्चन आता है बच्चों, मृत्यु दर किसे कहते हैं? किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में 1000 लोगों के पीछे मरने वालों की संख्या को मृत्यु दर कहते हैं। और ये सब पता किससे चलता है बच्चों? परिवार की सूचना से। अब अगला हमारा आता है प्राकृतिक वृद्धि दर किसे कहते हैं? प्राकृतिक वृद्धि दर, या इसी को हम जनसंख्या वृद्धि दर भी कहते हैं। तो आप जैसा कि जानते हैं, जन्म दर और मृत्यु दर के बीच के अंतर, यानी जन्म दर और मृत्यु दर के बीच का जो अंतर होता है, इसी को हम क्या कहते हैं बच्चों? प्राकृतिक वृद्धि दर कहते हैं। अगर ये अंतर क्या होता है? शून्य हो जाए, जैसे मान लो 100 लोग जन्म लिया और 100 लोग ही मृत्यु कर गए, तो ये शून्य हो गया। इसका मतलब क्या है कि हमारी जनसंख्या नगण्य है, मतलब न बढ़ रही है ना घट रही है। तो इसी को हम क्या कहते हैं बच्चों? प्राकृतिक वृद्धि दर। यानी जन्म दर में से मृत्यु दर घटा देते हैं तो उसका अंतर जो आता है उसे हम प्राकृतिक वृद्धि दर कहते हैं। और जब ये शून्य हो जाता है, इसका मतलब हमारी जनसंख्या नगण्य है, यानी हमारे वहाँ जनसंख्या बढ़ नहीं रही है। तो जन्म दर और मृत्यु दर के बीच के अंतर को कहते हैं। जब ये अंतर शून्य हो जाता है तो हम कह सकते हैं कि जनसंख्या हमारी स्थिर हो गई है ना, या प्रतिस्थापन स्तर पर पहुंच गई है। अब इसी में एक कॉन्सेप्ट आता है बच्चों, प्रतिस्थापन स्तर किसे कहते हैं? प्रतिस्थापन स्तर। प्रतिस्थापन स्तर, तो इसका अर्थ होता है कि जितने बूढ़े लोग मरते हैं उतने ही नए बच्चे पैदा होते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? प्रतिस्थापन स्तर कहते हैं। तो क्वेश्चन आता है बच्चों, प्रतिस्थापन स्तर किसे कहते हैं? जितने बूढ़े लोग मरेंगे उतने ही नए बच्चे पैदा होते हैं, और इसी को हम क्या कहते हैं? प्रतिस्थापन स्तर कहते हैं। अगला आएगा बच्चों हमारा प्रजनन दर। क्या चीज आएगा? प्रजनन दर। तो प्रजनन दर का अर्थ क्या होता है? प्रजनन दर का अर्थ होता है बच्चों बच्चा पैदा कर सकने की आयु, यानी बच्चा पैदा कर सकने की आयु को हम क्या कहते हैं? प्रजनन दर कहते हैं। और भारत में कितनी है? 15 से 49 वर्ष है, यानी 15 से 49 वर्ष है। और प्रति हजार स्त्रियों की इकाई के पीछे जो जीवित जन्म लेने वालों बच्चों की संख्या है, तो उसी को हम प्रजनन दर कहते हैं। या प्रजनन दर का अर्थ होता है बच्चा पैदा कर सकने की आयु, जो कि सामान्यतः 15 से 49 वर्ष मानी जाती है। और भारत में बच्चों 2011 के आंकड़ों के अनुसार प्रजनन दर कितना है? 2.4। अब आप कहोगे बच्चों कि ये जो बच्चे हैं वो दशमलव में या आधे कैसे हो सकते हैं? तो ये हमारा क्या है? औसत है। औसत है, तो भारत में प्रति महिला कितना है? 2.4 प्रजनन दर है। तो अगर पूछो बच्चों प्राकृतिक वृद्धि दर किसे कहते हैं? जन्म दर और मृत्यु दर के बीच के अंतर को प्राकृतिक वृद्धि दर कहते हैं। प्रतिस्थापन स्तर किसे कहते हैं? जितने बूढ़े लोग मरते हैं उतने नए बच्चे पैदा होते हैं, उसे प्रतिस्थापन कहते हैं। प्रजनन दर अर्थात बच्चा पैदा कर सकने की आयु, और 15 से 49 साल भारत में है। औसत महिला कितनी है? 2.4 2011 के आंकड़ों के अनुसार। उसके बाद आता है बच्चों हमारा अगला टॉपिक, जिसे हम कहते हैं शिशु मृत्यु दर। शिशु मृत्यु दर, ये बच्चों बहुत बारीक टॉपिक है, इसको अच्छे से समझना। तो शिशु मृत्यु दर का मतलब होता है कि जीवित पैदा हुए 1000 बच्चों में, यानी जो जन्म ले रखा है, जीवित पैदा हुए 1000 बच्चों में जो 1 वर्ष से पहले मर जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? शिशु मृत्यु दर। शिशु मृत्यु दर का अर्थ है कि जीवित 1000 बच्चे पैदा हुए, उन 1000 बच्चों में से जो बच्चा 1 साल से पहले मर जाता है उसे हम क्या कहते हैं? शिशु मृत्यु दर कहते हैं। और इसी को हम बोलते हैं IMR, यानी इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट। तो उन बच्चों की मृत्यु की संख्या दर्शाती है जो जीवित पैदा हुए 1000 बच्चों में से 1 वर्ष की आयु प्राप्त होने से पहले ही मर जाता है, उसे हम शिशु मृत्यु दर कहते हैं। और इसी का दूसरा कॉन्सेप्ट आता है बच्चों मातृ मृत्यु दर, यानी MMR, मदर मॉर्टेलिटी रेट। यानी ये MMR उसे कहते हैं बच्चों जो जीवित प्रसूति के दौरान यानी गर्भावस्था में क्या होता है, महिलाएं बच्चा पैदा कर सकने के टाइम पे उनकी मृत्यु हो जाती है, तो इसी को हम मातृ मृत्यु दर कहते हैं। यानी उन महिलाओं की संख्या की सूचक है जो जीवित प्रसूति के दौरान, है ना,
1 लाख मामलों में से अपने बच्चों को जन्म देते समय मृत्यु को प्राप्त हो जाती हैं, और ये आपको ध्यान रखना है, इसी को हम मातृ मृत्यु दर कहते हैं। और ऐसा बहुत कम सुनने को मिलता है, इसलिए जो मातृ मृत्यु दर के संबंधित आंकड़े हैं उनको क्या किया जाता है, 1 लाख लोगों में निकाला जाता है। और यदि किसी समाज में मातृ मृत्यु दर है, इसका मतलब है वो समाज कैसा है, पिछड़ा हुआ है, वहाँ पे क्या है, गरीबी बहुत ज़्यादा है। तो शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर की ऊंची दरें का मतलब गरीबी है और पिछड़ापन का सूचक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। शिशु मृत्यु दर 1000 बच्चों जीवित बच्चों में से 1 वर्ष से पहले जो मर जाते हैं उसे हम शिशु मृत्यु दर कहते हैं। मातृ मृत्यु दर यानी जो बच्चा पैदा कर सकने के टाइम पे महिलाओं की मृत्यु हो जाती है प्रति 1 लाख मामलों में, मातृ मृत्यु दर कहते हैं। और तीसरा कॉन्सेप्ट आएगा बच्चों, आयु संभाविता। आयु संभाविता का मतलब क्या होता है कि इसको हम दूसरा है बच्चों, आयु संभाविता यानी जीवन प्रत्याशा। जीवन प्रत्याशा का अर्थ क्या होता है, यानी जीवन जीने की आशा, कि औसतन वहाँ का पर एक व्यक्ति कितना जीवित रहना चाहता है। तो इस बात की सूचक है कि औसत व्यक्ति अनुमानतः कितने वर्षों तक जीवित रहेगा। इसकी गणना किसी क्षेत्र विशेष में निश्चित अवधि के दौरान एक आयु विशेष में मृत्यु दर के संबंधित आंकड़ों के आधार पर की जाती है। जैसे भारत की आयु संभावना कितनी है, 62 वर्ष। जब अंग्रेज थे बच्चों हमारे वहाँ पे तो कितनी वर्ष थी, 32। यानी औसतन भारत के लोग 32 वर्ष तक जीते हैं और कुछ लोग 62 वर्ष तक जीते हैं। अब ये बच्चों क्या चीज़ है, औसत है। जैसे कि मान लो एक व्यक्ति 100 साल की उम्र में मरा और एक व्यक्ति 20 साल की उम्र में मरा, तो टोटल कितने व्यक्ति हैं, 1 और ये 2, तो कुल व्यक्ति कितने आ गए, 2। इनकी टोटल एज कितनी आ गई, 120 साल। तो ये 120, अब इसको हम औसत निकालेंगे इसका तो 60 वर्ष आएगा। यानी एक व्यक्ति 60 वर्ष तक जिया, परंतु यहाँ पे तो एक 100 वर्ष जिया, एक 20 वर्ष। तो औसत क्या करता है बच्चों, असमानताओं को छिपाता है, लेकिन फिर भी हम औसत का प्रयोग करते हैं। जैसे भारत की औसत आयु कितनी है, 62 वर्ष। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप 62 वर्ष के हो जाओगे तुरंत मर जाओगे। उसके बाद है बच्चों आपका आयु स्त्री पुरुष अनुपात, या इसी को हम कहते हैं लिंग अनुपात। यानी प्रत्येक 1000 पुरुष पर जो महिलाओं की संख्या को प्रत्येक 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या को हम क्या कहते हैं, लिंगानुपात कहते हैं। और लिंगानुपात 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या को ध्यान में रखकर किया जाता है। भारत की लिंगानुपात कितना है बच्चों, 943 है, और सन 2011 की जनगणना के हिसाब से। अगर पूछे किसी विशेष क्षेत्र में निश्चित अवधि के दौरान पे प्रति 1000 पुरुषों के प्रति महिलाओं की संख्या को हम लिंगानुपात कहते हैं। भारत में लिंगानुपात 943 है 2011 की जनगणना के अनुसार से। ऐतिहासिक तौर पे क्या है, संपूर्ण विश्व में अधिकांश देशों में महिलाएं क्या हैं, ज़्यादा हैं। तो विश्व में क्या 1000 पुरुषों पर 1050 महिलाएं हैं, लेकिन हालांकि कुदरती तौर पे क्या है, मादा बच्चों की तुलना में नर बच्चे ज़्यादा पैदा होते हैं। नर का मतलब क्या होता है बच्चों, कि लड़के ज़्यादा पैदा होते हैं। 1000 नर बच्चों के पीछे लगभग 943 और 952 मादा बच्चे होते हैं। यानी कुदरती तौर पे क्या है कि जो नर बच्चे होते हैं वो क्या हैं, ज़्यादा पैदा होते हैं। परंतु फिर भी हमारे वहाँ पे क्या चीज़ है, लिंगानुपात में घोर असमानता पाई जाती है। क्योंकि जो बालिका शिशु होते हैं ना, बालक शिशु, उनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है और महिलाओं में जीवन प्रत्याशा क्या होती है, पुरुषों की तुलना में अधिक होती है। तो चीन, दक्षिण कोरिया और भारत जैसे देशों में स्त्री पुरुष अनुपात जो है घटता जा रहा है। इसका कारण है बेटों की अधिमान्यता, पुरुषों को महिलाओं की तुलना में अधिक महत्व देना। तो इसलिए हमारे वहाँ लिंगानुपात में क्या है विभेद देखने को मिलता है। अब क्या है बच्चों, कुदरती तौर पे नर बच्चे ज़्यादा पैदा होते हैं, लेकिन इनकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है ना वो बहुत कम होती है। इसलिए शिशु मृत्यु दर इनकी क्या होती है, ज़्यादा होती है। लेकिन जो बालिका शिशु, इनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है, ज़्यादा होती है। और महिलाओं की जो है जीवन प्रत्याशा यानी जीवन जीने की आशा ज़्यादा होती है। इसलिए हमारे वहाँ पे लिंगानुपात में क्या है बच्चों, घोर विभेद पाया जाता है। उसके बाद बच्चों हमारा अगला टॉपिक है आयु संरचना के बारे में। तो जैसा कि जानते हैं कि आयु संरचना का मतलब क्या होता है कि कुल जनसंख्या में विभिन्न आयु वर्गों का अनुपात, यानी अलग अलग आयु के व्यक्ति, अलग जो वायु के लोग होते हैं ना, तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, आयु संरचना कहते हैं।
और आयु संरचना विकास के स्तर और आयु संभवता के स्तर में बदलती रहती है। और आयु संरचना से ही हमें ये पता चलता है कि हमारी जनसंख्या कैसी है। हमारी जनसंख्या वृद्ध यानी बूढ़ी होती जनसंख्या है, या वयस्क की जनसंख्या है, या हमारी जनसंख्या में क्या है, बच्चों की जनसंख्या ज़्यादा है। तो जैसा कि आप जानते हैं बच्चों, एक देश है उसका नाम है चीन, और चीन में एक ही पार्टी है, उसका नाम क्या है बच्चों, कम्युनिस्ट पार्टी। क्या नाम है, कम्युनिस्ट पार्टी। इस कम्युनिस्ट पार्टी ने एक रूल बनाया था वन चाइल्ड पॉलिसी। वन चाइल्ड पॉलिसी में के तहत वहाँ पे क्या है, चीन में एक फैमिली में एक ही बच्चा होगा बच्चों, उससे ज़्यादा बच्चा हम नहीं कर सकते। तो इस वन चाइल्ड पॉलिसी से क्या हुआ, चीन में रिश्ते ख़त्म हो गए थे। रिश्ते मतलब कि वहाँ पे ना तो कोई चाचा बन सकता था, ना कोई छोटा भाई बन सकता था, क्योंकि एक घर में सिर्फ एक ही बच्चे हो सकते थे। और इसका परिणाम ये हुआ बच्चों कि आज के टाइम में, उस समय की नीति आज के टाइम में इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ा। और आज चीन की जनसंख्या कैसी हो रही है, वृद्ध होती हुई जनसंख्या यानी बूढ़ी जनसंख्या है। तो आयु संरचना क्या है बच्चों, कुल जनसंख्या के विभिन्न आयु वर्गों के व्यक्तियों का अनुपात क्या कहलाता है, आयु संरचना कहलाता है। जैसे कि 0 से 15 साल के कितने लोग हैं, है ना, 15 से लेकर 64 साल के कितने लोग हैं, और 64 साल से ऊपर की आयु वाले कितने लोग हैं। तो आयु संरचना विकास के स्तर हो गया, औसत आयु संभाविता हो गया, होने वाले परिवर्तनों के अनुसार बदलती रहती है। इसके अलावा उच्च शिशु मृत्यु दर हो गया यानी ज़्यादा बच्चे मरेंगे, या मातृ मृत्यु दर हो गया, ये भी आयु संरचना को प्रभावित करती रहती है। तो जैसा कि पता है आपको, मैंने बताया था बच्चों आपको शिशु मृत्यु दर किसे कहते हैं, तो प्रति 1000 जीवित बच्चों में जो 1 साल से पहले मर जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, शिशु मृत्यु दर। मातृ मृत्यु दर जीवित प्रसूति के दौरान 1 लाख महिलाओं में से जो बच्चा पैदा करने के टाइम पे जिनकी मृत्यु हो जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, मातृ मृत्यु दर कहते हैं। उसके बाद आता है कि विकास के साथ साथ जीवन स्तर में सुधार होता है, जैसे कि आयु संभाविता में वृद्धि। अंग्रेजों के टाइम बच्चों हमारी जीवन प्रत्याशा कितनी थी, 32 थी, लेकिन आज कितनी हो गई, 62 वर्ष हो गई। आयु संरचना में परिवर्तन भी होता है, और साथ ही साथ में छोटी आयु के वर्ग में जनसंख्या कम होना तथा बड़ी आयु के वर्ग में जनसंख्या अधिक होना, इसी को जनसंख्या का बूढ़ा होना कहा जाता है। बूढ़ी जनसंख्या किसे कहते हैं बच्चों, बूढ़ी होती जनसंख्या कि वहाँ पे जो छोटी आयु यानी जो बच्चे होते हैं ना, जो इसका पिरामिड होता है बच्चों वो कम होता है। जैसे मान लो ये हमारा पिरामिड है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, ये ज़्यादा लोग हैं, और ये ऐसे होता है बच्चों, ऐसे एकदम पतला होता है, यानी यहाँ पे जनसंख्या कम है, यहाँ पे क्या है, ज़्यादा जनसंख्या होती है, जो बुजुर्ग लोग होते हैं। तो इसी स्थिति को हम क्या कहते हैं, जनसंख्या का बूढ़ा होना कहते हैं। उसके बाद है बच्चों पराश्रिता अनुपात, यानी क्या है, पराश्रिता अनुपात। पराश्रिता अनुपात का मतलब क्या होता है, जो पराश्रित होते हैं, जो दूसरों पे आश्रित होते हैं बच्चों जनसंख्या, उसी को हम पराश्रिता अनुपात कहते हैं। और पराश्रिता अनुपात में हम जनसंख्या को 2 वर्गों में बांट सकते हैं हमारी जनसंख्या को। एक है बच्चों जो पराश्रित वर्ग होता है, पराश्रित मतलब जो दूसरों पे आश्रित होते हैं, और एक होता है कार्यशील वर्ग यानी कार्यशील जनसंख्या होती है। पराश्रित में कौन कौन आता है बच्चों, सबसे पहले तो वो बच्चे आते हैं जिनकी उम्र 0 से 15 साल के बीच है, ये दूसरों पे आश्रित होते हैं ना, मम्मी पापा पे, ये आते हैं। और दूसरा आता है बच्चों जो 64 वर्ष से अधिक आयु के लोग हैं, जो वृद्ध लोग हैं, वो भी क्या होते हैं, वो भी कार्यशील जनसंख्या पे क्या होते हैं, आश्रित होते हैं। अगर पूछे भारत में बच्चों इसका अनुपात कितना है, तो भारत में 0 से 15 है, 0 से 15 है, और 15 से लेकर 59 साल तक है, 59 साल तक है, और 60 प्लस को वृद्ध कहते हैं। ये भारत का है, लेकिन बच्चों समाजशास्त्र में 64 वर्ष वालों को हम वृद्ध मानते हैं, 60 को नहीं। कार्यशील जनसंख्या किसे कहते हैं, जो युवा हैं प्लस में क्या है, प्रौढ़ हैं, और यही वास्तविक किसी जनसंख्या की किसी देश की जीडीपी को बढ़ाते हैं, और ये 15 वर्ष से 64 वर्ष के बीच में आते हैं। और जनसंख्या में क्या, भारत में क्या बच्चों, भारत में ये क्या है, ज़्यादा हैं, तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं, कार्यशील जनसंख्या। तो आइए जानते हैं पराश्रिता अनुपात किसे कहते हैं। तो ये जनसंख्या के पराश्रित व कार्यशील हिस्से को मापने का साधन होता है। अगर बढ़ता पराश्रिता अनुपात, अगर ये ज़्यादा बढ़ेगा, अगर निर्भर होने वाली जनसंख्या बढ़ेंगे तो किसी भी देश के लिए क्या होता है बच्चों, चिंताजनक होता है। चिंताजनक यानी कमाने वाले कम हैं, खाने वाले ज़्यादा हैं, ऐसे आप बोल सकते हैं। और अगर पराश्रिता अनुपात यानी ये निर्भर होने वाली जनसंख्या कम होगी तो ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है, इससे आर्थिक समृद्धि और आएगी।
और इसी को कभी कभी जनसांख्यिकी लाभांश कहते हैं। जनसांख्यिकी लाभांश। यदि आपसे पूछा जाए जनसांख्यिकी लाभांश किसे कहते हैं, तो जो कार्यशील जनसंख्या है ना वो हमारी क्या है, बढ़ेगी, ज़्यादा रहेगी, तो इसी को हम क्या कहते हैं, जनसांख्यिकी लाभांश कहते हैं। अगला है बच्चों कि भारत की जनसंख्या का आकार और समृद्धि, यानी हम भारत के बारे में पढ़ेंगे कि इसकी जनसंख्या और आकार के बारे में। तो जैसा कि मैंने बताया कि भारत में हर 10 वर्ष में क्या होती है बच्चों, जनगणना होती है। और अगर पूछे पहली जनगणना कब हुई थी, 1872 में। अच्छे से कब हुई थी बच्चों, 1881 में। अभी हाल फिलहाल में 2011 में हुई थी और ये 15वीं जनगणना थी। कितनी थी बच्चों, 15वीं। और भारत में बच्चों 121 करोड़ लोग हैं 2011 की जनगणना के अनुसार। और ये सेकंड नंबर पे आता है बच्चों आबादी पे फर्स्ट नंबर पे कौन है बच्चों, चीन है। और सबसे बड़ी जनगणना किसकी माननी चाहिए हमें, चीन की। लेकिन ये यहाँ के आंकड़े क्या होते हैं ना बच्चों, भरोसेमंद नहीं होते, यानी हमें इस पे विश्वास नहीं कर सकते हैं, क्योंकि चीन में क्या है कम्युनिस्ट पार्टी है ना। तो चीन के बाद बच्चों हमारी दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश है। 2011 में कुल 121 करोड़ यानी 1.21 अरब और टोटल वर्ल्ड का 17.5% पॉपुलेशन हमारे वहाँ थी। भारत की जनसंख्या समृद्धि दर हमेशा से ऊंची नहीं रही है। अगर पूछे 1901 से लेकर 1951 तक बच्चों 1.33% ही हमारी समृद्धि दर थी और साधारण समृद्धि दर इसे कहा जा सकता है। लेकिन 1911 से लेकर 1921 के मध्य में बच्चों हमारी जनसंख्या ऋणात्मक में चली गई थी, यानी 0.03% हमारी माइनस में चली गई। एकमात्र ऐसा टाइम पीरियड बच्चों 1911 से 1921 को कहते हैं। इसी को जनसांख्यिकी का महान विभाजन वर्ष भी कहा जाता है। और इसमें हमारी जनसंख्या क्या हुई थी, माइनस में चली गई थी। और इसका कारण क्या था बच्चों, इन्फ्लुएंजा महामारी, जो कि 1918 से 19 में आई थी। इसी में 1.5 करोड़ लोगों को मृत्यु हो गई थी और देश की कुल जनसंख्या का बच्चों 5% लोग मर गए थे। तो बच्चों इस महामारी के कारण, जो कि इन्फ्लुएंजा महामारी आई थी 1918 और 19 के बीच में, 1.5 करोड़ लोगों की मृत्यु हो गई और देश की कुल जनसंख्या की 5% लोगों की मृत्यु हुई थी, यानी इससे प्रभावित भी हुए थे। तो इसी कारण भारत की जनसंख्या नकारात्मक में चली गई। 1911 से 1921 के बीच में कितनी गई, 0.03% गई। ये आपको याद रखना है, एग्जाम में जरूर पूछता है। तो भारत की जनसंख्या का आकार और समृद्धि क्या क्या है, तो ये आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक 1 मार्क में भी पूछा जाता है और ग्रेट इन्फ्लुएंजा महामारी के बारे में भी अच्छे से पूछा जाता है। उसके बाद है बच्चों 1931 से पहले हमारे वहाँ जन्म और मृत्यु दर दोनों ऊंची रही थी। संक्रमण वर्ष किसे कहते हैं, 1921 को कहते हैं, क्योंकि उसके बाद से तो हमारे वहाँ पे जनसंख्या क्या है, बढ़ती ही गई थी। मृत्यु दर में तेजी से गिरावट आ गई थी, लेकिन जन्म दर थोड़ी सी कमी आई थी। तो मृत्यु दर में कमी के क्या कारण थे कि हमारे वहाँ पे जो महामारी आती थी, महामारी हो गया प्लस में अकाल हो गया, इन सब पे क्या क्या लोगों ने नियंत्रण कर लिया। नियंत्रण मतलब कि इनके वैक्सीन टीका बना लिया। ज्वर, प्लेग, चेचक, हैजा जैसी विनाशक बीमारियों के रोकथाम के लिए हमने क्या किया था, कई सारी वैक्सीन और दवाइयों को हमने क्या किया था, उसकी खोज कर ली थी। इसलिए हमारे वहाँ क्या हुआ, 1921 को महान विभाजन वर्ष कहते हैं, क्योंकि इसके बाद से बच्चों जनसंख्या हमेशा बढ़ती गई थी, यानी कभी भी कम नहीं हुई थी। और सिर्फ कम हुई थी कब, 1921 में 0.03% माइनस में चली गई थी, यानी जनसंख्या बढ़ने के बजाय हमारी जनसंख्या कम हो गई थी। चीन के बाद बच्चों हमारी जनसंख्या दूसरे नंबर पे आती है। उसके बाद है बच्चों स्पेनिश फ्लू या ग्रेट इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक। जैसा कि आप जानते हैं हर 100 वर्ष में एक महामारी आती है। अभी 2019-20 में कौन सी महामारी आई थी बच्चों, कोविड-19 आई थी। ठीक इसी प्रकार से जनवरी 1918 से दिसंबर 1920 में कौन सी महामारी आई थी, ग्रेट इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक या इन्फ्लुएंजा पेंडेमिक या स्पेनिश फ्लू, इसको हम बोल सकते थे। इसका वायरस का स्ट्रेन क्या था, H1N1 था और 50 करोड़ लोग इससे क्या हुए थे, संक्रमित हो गए थे, यानी पूरे विश्व के 50 करोड़ लोग संक्रमित हुए थे। 1/4 आबादी विश्व की संक्रमित हो गई थी उस टाइम पे। और 1.70 करोड़ यानी 1.70 करोड़ से लेकर 5 करोड़ तक के लोगों की मृत्यु हो गई थी। भारत की खुद 5% जनसंख्या की मृत्यु हो गई थी। अगर पूछे बच्चों आपसे कि पैंडेमिक किसे कहते हैं, पैंडेमिक किसे कहते हैं, जो व्यापक क्षेत्र में होता है। व्यापक मतलब एक निश्चित क्षेत्र में होता है और उससे ज़्यादा जगह पे फैलता नहीं है।
एक आता है एपिडेमिक, पेंडेमिक का मतलब क्या होता है, जो कि बहुत बड़े लेवल पे होता है, बहुत बड़े लेवल पे जान माल का हानि का विस्तार करता है और फैलता रहता है। और एपिडेमिक का मतलब होता है जो सिर्फ सीमित क्षेत्र यानी छोटे क्षेत्र पे रहता है। एपिडेमिक किसे कहते हैं, जो छोटे क्षेत्र पे रहता है। पेंडेमिक जो बहुत बड़े लेवल पे चला जाता है, जैसे कोविड महामारी एक पेंडेमिक था, यानी बहुत पूरे देश में फैला हुआ था। एपिडेमिक में मलेरिया, क्षय, पेचिस, दस्त जैसी बीमारियां आती हैं, आज भी जानलेवा हैं, हालांकि महामारी जितनी मृत्यु इनमें नहीं होती। जैसे भारत में अगर पूछे, प्लेग आया था 1994 में सूरत में आया था, इसको भी महामारी घोषित कर दिया गया था। डेंगू और चिकनगुनिया 2006 में देश के कई सारे भागों में फैल गया था। उसके बाद अगला टॉपिक बच्चों आपसे पूछा जाता है, अकाल किसे कहते हैं। अकाल का अर्थ होता है बच्चों जब बढ़ती हुई मृत्यु दर, और मृत्यु दर होना ही क्या कहलाता है, अकाल कहलाता है। हम समझते हैं अकाल का मतलब क्या होता है कि खाने के लिए कुछ भी ना होना। तो सिर्फ खाने के लिए नहीं, अगर मान लो पानी नहीं हुआ या कोई भी सुविधा नहीं मिलती तो वहाँ पे क्या होता है, अकाल पड़ जाता है। तो अकाल का मतलब बढ़ती मृत्यु दर के पुनर्वार्तक स्रोत हैं। अकाल के कई सारे कारण हैं, जैसे जहाँ खेती वर्षा पर निर्भर होती है वहाँ पे वर्षा नहीं होती, वहाँ कम उपज होता है तो अकाल आ जाता है ना। गरीबी व कुपोषण का शिकार हो जाते हैं वो लोग, परिवहन और संचार के साधनों के अभाव के कारण भी, और राज्य सरकार के द्वारा अपर्याप्त प्रयास के द्वारा भी वहाँ पे क्या होता है, अकाल आ जाता है। अब एक अमर सेन थे बच्चों, अमर सेन ने एक हकदारी की पूर्ति का अभाव बताया था कि लोगों को भोजन खरीदने की अक्षमता, यानी मार्केट में तो चीज़ है कई सारी लेकिन जब हम उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे तो इसी को हम क्या कहते हैं, हकदारी की पूर्ति का सिद्धांत, यानी हम अक्षम हैं उन चीज़ों को खरीदने के लिए, और यही कारण किसके कारण बनते हैं, अकाल के कारण बनते हैं। तो हकदारी की पूर्ति का सिद्धांत किसने दिया था, प्रोफेसर अमर सेन ने। फेलियर ऑफ इंटरटेनमेंट्स है ना, तो ये ध्यान रखना, हकदारी की पूर्ति का अभाव। इसी तरह बच्चों 1956 में एक भारत में आया था, इसका नाम छप्पनिया अकाल रखा गया था, है ना। ये ब्रिटिश प्रांत के उस टाइम पे 10 लाख लोग इससे क्या हुए थे, मारे गए थे। तो इसी को हम क्या कहते हैं, छप्पनिया अकाल। क्या कहते हैं बच्चों, छप्पनिया अकाल नाम था, है ना। और इसका कार्यकाल भी 1899 से 1900 के क्या था, बीच में था। अकाल में मृत्यु की कमी के कारण अब अकाल पड़ता है तो बच्चों कम लोग मरते हैं, क्योंकि हमारे वहाँ कृषि उत्पादकता में वृद्धि हो गई है। अब ट्रांसपोर्ट की सुविधा हो गई है, एक जगह से हम दूसरी जगह परिवहन के साधन के द्वारा सामान को हम क्या करते हैं, भेज देते हैं। संचार के साधन में सुधार हो गया है, कहीं पे भी कोई भी प्राकृतिक आपदा आती है तो बच्चों हमें पता चल जाता है। सरकारी राहत और निरोधक उपाय हमने क्या किया, नरेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के बारे में आपने सुन रखा होगा। तो नरेगा को हमने लागू किया, जिसमें गांव में जो ग्रामीण मजदूर होते हैं कम से कम उनको साल में 100 दिन काम देंगे, और 100 दिन अगर काम नहीं दे पाए बच्चों तो उसके बदले हम क्या देंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे, जिससे कि उनके पास पूंजी आएगी और वो घर में सामान खरीद सकते हैं खाने पीने का। तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब आया था बच्चों, 2005 में आया था, है ना। और अगर पूछे और लागू कब हुआ था तो 2 फरवरी 2006 से इसको क्या कर दिया था, लागू कर दिया गया था, है ना। और अगर पूछे इसका नाम मनरेगा कब हुआ, 2009 में इसके आगे नरेगा के आगे एम लगा दिया था, यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। पहले राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम था, बाद में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कर दिया गया था। साथ ही साथ में क्या हुआ था कि जन्म दर में तेजी से गिरावट नहीं आ रही थी, यानी मृत्यु दर में तो कमी आ गई थी। मैंने बताया था ना, मृत्यु दर जो है कम हो गई थी क्योंकि स्वास्थ्य सुधार हो गया था, परंतु जन्म दर में कमी नहीं आ रही थी। जन्म दर जो है सामाजिक और सांस्कृतिक प्रघटना है। इसके कारक क्या क्या चीज हो सकते हैं, तो समृद्धि स्तर में वृद्धि करना, शिशु मृत्यु दर में कमी, और शिक्षा तथा जागरूकता में वृद्धि कर हम इसको कम कर सकते हैं। बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश ऐसे जहाँ पर प्रजनन दर 3 या इससे अधिक ऊपर में गिना जाता है। तो ये था बच्चों आज का पार्ट 2। इसमें हमने कई सारे टॉपिक्स के बारे में पढ़ा है। उम्मीद इसमें से बच्चों बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, और मोस्टली क्वेश्चन डायरेक्ट पूछते हैं कॉन्सेप्ट्स को लेकर कि जन्म दर किसे कहते हैं, मृत्यु दर किसे कहते हैं, प्रजनन दर किसे कहते हैं, है ना। और आयु संभाव्यता, स्त्री पुरुष अनुपात, पराश्रिता अनुपात, या भारत की जनगणना को विश्व की सबसे बड़ी जनगणना क्यों कहा जाता है, या स्पेनिश फ्लू, ग्रेट इन्फ्लुएंजा के बारे में, अकाल किसे कहते हैं, अकाल में मृत्यु की कमी के क्या कारण है, यही सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या होते हैं इसमें से बनते हैं। लेकिन आपका काम क्या है, पढ़ते रहना, बढ़ते रहना, साथ साथ में नोट्स बनाते रहना है,
एक ही चीज़ को 10 बार पढ़ने से बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, बशर्ते कि 10 जगह से एक ही चीज़ को पढ़ना। तो हमें क्या करना है, एक ही चीज़ से क्या एक ही जगह अपना सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। इसलिए मैं आपसे बोलता रहता हूँ हमेशा कि आपको नोट्स बनाते हुए चलना है। मिलेंगे अगले पार्ट में बच्चों जल्दी, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।